हेलो दोस्तों, हम लोग 11वीं रसायन पढ़ा रहे हैं। पहला चैप्टर उठाए हैं रसायन के मूलभूत अवधारणा। इसमें हम लोग रासायनिक संयोग के नियम पढ़ा चुके हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, पिछले बार रासायनिक संयोग के नियम अंतिम किए थे डाल्टन का सिद्धांत। डाल्टन के सिद्धांत के बाद से अगला टाइप है मोल संकल्पना। तो हम लोग आज समझते हैं मोल क्या चीज है। ठीक है, तो मोल कुछ नहीं है, एक संख्या है। मोल क्या है? एक संख्या। जैसे 12 नग को 1 दर्जन बोलते हैं, 100 नग को सैकड़ा बोलते हैं। वैसी 6.022 × 10⁻23 कण, इतने कण को क्या बोला जाता है? एक मोल कहा जाता है। अच्छा, ये इतना कण कितना है, यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 10⁻23। इसका मतलब हुआ कि इसके बाद 23 जीरो, इसके बाद क्या है? 23 जीरो। इतना बड़ी संख्या एक मोल है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में पदार्थ की इकाई को एक मोल कहा जाता है। तो ये एक मात्रक है। किसका मात्रक है? पदार्थ का मात्रक है। अच्छे से ध्यान देना, एक मोल एक मात्रक है। किसका मात्रक है? पदार्थ का मात्रक है। और केमिस्ट्री में हम लोग केवल किसको पढ़ते हैं? परमाणु, अणु, आयन। हम लोग क्या पढ़ते हैं? परमाणु, अणु, आयन। तो परमाणु, अणु, आयन की संख्या दर्शाने के लिए मोल शब्द का उपयोग किया जाता है। परमाणु, अणु, आयन की संख्या यदि परमाणु, अणु, आयन की संख्या 6.022 × 10⁻23 है तो इसी को क्या बोला जाता है? एक मोल। मतलब अगर परमाणु भी इतना है तो वो भी एक मोल है, अणु भी इतना है तो वो भी एक मोल है, और आयन की संख्या इतना है, इसको भी एक मोल है। और इस संख्या का एक अच्छा नाम दिया गया है एवोगैड्रो संख्या। इस संख्या को किस नाम से जाना जाता है? एवोगैड्रो संख्या। तुम लोगों का क्वेश्चन पूछते हैं एवोगैड्रो संख्या किसे कहते हैं? तो एवोगैड्रो संख्या इस संख्या को कहा जाता है। एक मोल क्या है? तो एक मोल भी इसी संख्या को कहा जाता है। अगर हम इस 10⁻23 को अगर जीरो मान लें तो इतनी बड़ी संख्या ही एक मोल है। तो पदार्थ की मात्रक या इकाई क्या है? मोल। अब मोल को हम लोग आगे ले जा रहे हैं। मोल है क्या चीज? तो मोल अगर हम लोग कण की दृष्टि, संख्या की दृष्टि से देखें तो 6.022 × 10⁻23 उतने कण को क्या बोला जाता है? एक मोल। अगर हम इसको मोल को आयतन की दृष्टि से देखें, आयतन, गैस को आयतन में नापा जाता है, गैस को आयतन में नापा जाता है, तो 22.4 लीटर गैस को एक मोल कहा जाता है। लेकिन 22.4 लीटर कैसे नापा जाता है? एनटीपी में। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। जैसे इस रूम में अभी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है, तो मैं इस रूम में बड़ा सा बर्तन बना दूं, 22.4 लीटर का एक बर्तन बना दूं, उसके अंदर जितने गैस के अणु होंगे अगर उनको गिनूंगा तो उसमें कितनी संख्या होगी? इतनी संख्या होगी। और इस संख्या को क्या बोला जाता है? एक मोल बोला जाता है। तो ये आयतन के हिसाब से, गैस की दृष्टि से। अब एक और है इसका तीसरा टाइप, द्रव्यमान को भी एक मोल कहा जाता है। कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान में दो टाइप का द्रव्यमान होता है, एक परमाणु भार और एक अणु भार। तो परमाणु भार में भी, तो जितने परमाणु उनके भार को भी एक मोल बोला। जैसे हाइड्रोजन परमाणु का भार 1 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम भी क्या है? एक मोल। कार्बन परमाणु का भार 12 ग्राम होता है, तो 12 ग्राम भी क्या है? एक मोल। ऑक्सीजन परमाणु का भार 16 ग्राम, तो 16 ग्राम भी क्या है? एक मोल। नाइट्रोजन परमाणु का भार 14 ग्राम, तो 14 ग्राम भी क्या होता है? एक मोल। तो हमारा सिंपल है, परमाणु भार भी एक मोल। अब सवाल यहाँ उठता है कि हाइड्रोजन 1 ग्राम 1 मोल है, कार्बन का 12 ग्राम 1 मोल है, तो सर इनका तो ग्राम अलग अलग दिखा है, तो 1 मोल कैसे हो गए? तो यहाँ से समझने की कोशिश है, हम ग्राम की दृष्टि से ना देखो, उसको साइज की दृष्टि से देखो। देख, हाइड्रोजन छोटा परमाणु है, छोटा परमाणु है तो कम जगह घेरेगा, तो कम जगह में 1 मोल हो जाएगा। अब छोटा परमाणु है तो उसका वजन भी कम होगा। छोटा परमाणु है तो क्या होगा? वजन भी कम। जैसे इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाइड्रोजन ले लिया इस बर्तन में हाइड्रोजन परमाणु छोटे छोटे बने हुए हैं, तो ये भी क्या होगा तुम्हारा? 1 मोल, क्योंकि छोटा परमाणु है तो कम जगह घेरेगा और उसका वजन भी क्या होगा? कम होगा। हाँ, इनकी जब
इसकी जब 1 ग्राम हम लोग हाइड्रोजन तौले, 1 ग्राम हाइड्रोजन तौले, तो इनमें जब कणों को गिना जाएगा तो इसमें कितने कण होंगे? 6.022 गुनी 10 के घात 23 इतने कण होंगे, और इतने कण को ही क्या बोला जाता है? 1 मोल। अब कार्बन है तो कार्बन का क्या होगा? कण क्या होगा? बड़ा होगा, और कार्बन का कण बड़ा होगा तो इसका द्रव्यमान भी ज्यादा होगा। इसका द्रव्यमान भी जब ज्यादा होगा तो यहाँ भी जब कणों को, इसीलिए इसका 12 ग्राम है, ये छोटा परमाणु है तो कम है, तो कम है, 1 ग्राम में इतने कण हैं, और ये बड़ा परमाणु कार्बन क्या है? बड़ा परमाणु है, तो इसका 12 ग्राम से तौल लेना, 12 ग्राम कार्बन तौल लेना, और उनके जब कणों को गिना जाएगा तो वो उसमें कण कितना होंगे? 6.022 गुनी 10 के घात 23 कण होंगे, और इतने कण, इतना कण है तो उसको भी क्या बोला जाएगा? 1 मोल। तो तुम लोग इसके ग्राम में मत जाओ, उनके साइज में जाओ। छोटा साइज है, जैसे उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरा बेटा और मेरे में, मेरा बेटा क्या है? छोटा है, तो अगर मेरे बेटे टाइप के इतने कण लेंगे और उनका वजन करेंगे तो उनका तो वजन कम ही जाएगा। अब मेरा टाइप के इतने कण लेंगे, मतलब इतना कण लेंगे, तो हमारे टाइप के मेरे जैसे इतने कण लेंगे तो हम लोग बड़े हैं, तो हमारा क्या होगा? साइज भी क्या होगा? बड़ा होगा, तो वजन भी हमारा क्या है? वजन। तो वजन की दृष्टि से नहीं देखना, हम लोग को किस दृष्टि से देखना है? कण की दृष्टि। अब छोटा कण है तो छोटे जगह में आ जाएंगे, कम वजन रहेगा, बड़ा कण है तो उसका ज्यादा वजन होगा, तो हम लोग वजन की दृष्टि से नहीं देखना कि कितने कण। तो मोल क्या है? एक कणों की संख्या है। मोल याद रखना एक संख्या, हम लोग बताएं 12 नग भी 1 मोल, 100 12 नग को 1 दर्जन बोलते हैं, चाहे वो 12 नग किसी का भी रहे, ठीक है, या 100 को क्या बोलते हैं? सैकड़ा। वैसे वजन कुछ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख भाई वजन की बात, 12 नग को 1 सैकड़ा, 12 नग को 1 दर्जन बोलते हैं, ठीक है, 12 नग में 1 दर्जन केला भी आ जाता है, और 12 नग में 12 फुटबॉल भी आ जाता है। तो केला तो छोटा साइज है लेकिन संख्या तो वही है, लेकिन फुटबॉल क्या है? एक बड़ा साइज है तो उसका संख्या तो 12 है। वैसी 1 ग्राम है, लेकिन उनमें जब कण गिना जाएगा तो इतने कण होंगे। कार्बन 12 ग्राम गिना जाएगा, लेकिन उनमें कणों को भी देखा जाएगा तो इतने ही कण होंगे, और जब इतना कण है वही क्या है? 1 मोल है। तो ये हमारा परमाणु भार, अणुभार भी 1 मोल होता है। जैसे हाइड्रोजन H2, तो तुम लोग मत सोचना कि ये H, तो ये सिंगल अवस्था में, और H2 मतलब 2 जन मिल के 1 गिनाएंगे, तो H2 हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 दूने 2, तो 2 ग्राम। अगर मैं हाइड्रोजन का 2 ग्राम लूं तो वो भी क्या है? 1 मोल। H2O हाइड्रोजन 1 दूने 2, और ये ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और 2 18 ग्राम। तो अगर मैं पानी का 18 ग्राम लेता हूं तो वो भी 1 मोल है। नमक NaCl ये 23, अब इसका 35 और 23 और 35 58 ग्राम। तो नमक का मैं 58 ग्राम भी लूं तो 1 मोल। अच्छा, अब मैं इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूं H2O और NaCl में। H2O पानी है तो हम लोग वजन तौल लेंगे तो पानी H2O इतना सा आएगा 18 ग्राम। 18 ग्राम में पानी कितना आएगा? इतना सा आएगा। तो मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ 18 ग्राम में इतना सा पानी आएगा। हाँ, लेकिन नमक का वजन कितना है? 58 ग्राम। 50 ग्राम तो जानते हो कि मिक्सचर तौलते 50 ग्राम कितना सा आता है, ठीक है, तो 58 है तो थोड़ा सा इतना आएगा। तो यदि यहाँ प्लेट में नमक रखा हुआ है तो ये नमक तो इतना सारा आएगा, तो ये मत बोलना कि 18 ग्राम है 58 है, तो ये कम है और ये ज्यादा है। लेकिन जब कणों की संख्या देखा जाए, इसमें पानी के कितने कण है तब भी इतने कण है, इसमें नमक के कितने कण है, तो इसमें जब कणों को गिना जाएगा तो इतने कण है, तो इसमें भी इतना कण है और इसमें भी इतना कण है। अब जब दोनों इतना कण है तो वही तो 1 मोल है। तो पानी का 18 ग्राम भी 1 मोल है और नमक का 58 ग्राम भी 1 मोल है, ठीक है। तो हम लोग तो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, 1 मोल, मोल संकल्पना हम लोग पढ़ रहे थे, मोल संकल्पना। तो मोल संकल्पना क्या है अगर पूछता है तो तुम लोगों के पदार्थ को मापने की इकाई मोल होता है। जैसे 12 नाग को 1 दर्जन, 100 को सैकड़ा, वैसी 6.022 × 10⁻23 कणों की संख्या को 1 मोल बोलते हैं। तो पदार्थ की इकाई है। पदार्थ केमिस्ट्री में पदार्थ परमाणु, अणु, आयन को बोला जाता है। तो परमाणु का इतना संख्या भी 1 मोल है, अणुओं का इतना संख्या भी 1 मोल है, आयन की भी संख्या इतना 1 मोल है। मोल को 3
तीन भागों में भी बांट सकते हैं। अगर कण की दृष्टि से देखें या संख्या की दृष्टि से देखें तो ये भी 1 मोल है। अगर गैस को नाप लें तो आयतन की दृष्टि से देखें तो 22.4 लीटर में जितने अणु रहेंगे वो भी 1 मोल होंगे, क्योंकि 22.4 लीटर में इतने ही अणु होंगे, वो 1 मोल कहलाएगा। और एक चीज और ध्यान देना, लेकिन नापना किसमें, एनटीपी में। इसमें नापना एनटीपी में। द्रव्यमान की दृष्टि से देखें तो परमाणु भार भी 1 मोल है और अणु भार भी 1 मोल है। ठीक है, ठीक है। मोल के लिए एक सूत्र होता है पदार्थ की मात्रा बटे अणु भार। जैसे इस कभी भी मोल निकालना है तो ये सूत्र होता है मोल बराबर पदार्थ की मात्रा बटे अणु भार। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ दूं, अगर मैं पानी का 34 ग्राम है, पानी कितना तौल के रखा हो 34 ग्राम, तो इसमें कितना मोल है, तो मैं पदार्थ की मात्रा कितना बोला 34 ग्राम, और पानी का अणु भार कितना होता है 18। ठीक है, 34 नहीं ले लेते, मान 36 ग्राम और ये 18। पानी 36 ग्राम तौले है और पानी 36 ग्राम में कितने मोल है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये पदार्थ की मात्रा 36 ग्राम और पानी का अणु भार कितना है 18, तो इसको कट कर देंगे तो ये तुम्हारा 2 मोल। कितने मोल है 2 मोल। तो 36 ग्राम पानी लेंगे उसमें 2 मोल। ठीक है, अगर हम लोग बोल दिया गया है कि हाइड्रोजन का 10 ग्राम लिया गया, हाइड्रोजन का कितना ग्राम लिया गया 10 ग्राम, तो इसमें कितना मोल है, तो हाइड्रोजन का 10 ग्राम और हाइड्रोजन अणु का भार कितना होता है 2 ग्राम। मैं अणु की बात कर रहा हूं ना, परमाणु की बात नहीं कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, अणु की। तो अणु में कितने हैं 2 ग्राम, तो 10 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो उसका अणु भार 2 है, 2 से काट दें तो ये 5 मोल, ये 5 मोल इसमें अणु है। अगर बोलोगे इसमें संख्या कितना है, तो 5 मोल है। अभी बताया 1 मोल में इतना कण होते हैं, तो 5 मोल में कितना कण, तो 5 का इसके साथ गुणा कर देंगे, तो जो जितना आएगा उतना ही क्या होगा हमारा मोल होगा। हाँ, हम लोग अब परमाणु के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बताते हैं। तो पहले जानते हैं परमाणु। मैं कल ही बता दिया था पिछले वीडियो में कि परमाणु जैसे इस वस्तु को कट करते जाएंगे, छोटा छोटा करते जाएंगे, तो इसका जो सबसे छोटा कण होगा वही क्या कहलाता है परमाणु। और ये परमाणु जो रहता है इतना छोटा रहता है कि आंखों से दिखाई नहीं देता। हम सब लोग किससे बने हैं, परमाणु से। हम लोगों को जब काटा जाएगा तो सबसे छोटा कण बनेगा, काट कितना छोटा किया जाएगा कि सबसे छोटा कण बनेगा, वही क्या है परमाणु। तो हम लोग परमाणु क्रमांक जानना है और परमाणु भार। देख, परमाणु क्रमांक को परमाणु संख्या भी बोला जाता है और परमाणु भार को परमाणु द्रव्यमान भी बोला जाता है। ध्यान में यहाँ लिख दिया हूँ, परमाणु क्रमांक होता है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी परमाणु क्रमांक बोलते हैं और प्रोटॉन की संख्या को भी परमाणु क्रमांक बोलते हैं। क्यों बोला जाता है कि परमाणु में उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, उदासीन, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन में धन आवेश। इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन में धन आवेश। तो परमाणु, किसी का भी परमाणु ले लें, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी परमाणु क्रमांक बोलते हैं और प्रोटॉन की संख्या को भी परमाणु क्रमांक होते हैं। अब दूसरा वर्ड होता है परमाणु भार। अच्छा, तुम लोग को मालूम, परमाणु गोलाकार होता है, उसका अधिकांश भाग खोखला होता है और उस खोखले भाग में इलेक्ट्रॉन होता है और उसका जो बीच का भाग नाभिक कहलाता है, इस नाभिक में प्रोटॉन होता है और यही भाग ठोस होता है और यही भाग ठोस होता है, इसी का द्रव्यमान होता है। और इसमें परमाणु बीच में कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु भार भी बोलते हैं। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी परमाणु क्रमांक है, प्रोटॉन की संख्या भी परमाणु क्रमांक है, क्योंकि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। भार कहाँ रहता है, उसके बीच में, ये बीच में यही ठोस होता है, इसी का द्रव्यमान होता है, तो इसी का भार लिया जाता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इसलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को हम लोग क्या बोला जाता है, परमाणु भार। तो अब हम आगे सीखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे लें। याद रखना, परमाणु क्रमांक हमेशा नीचे लिखा जाता है और परमाणु भार ऊपर लिखा जाता है। तो हम लोग 11 N1 सोडियम परमाणु लिए हैं। अब इस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो
परमाणु क्रमांक क्या है 11। हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक कितना है 11, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या 11। तो क्रमांक से दो चीज निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी और प्रोटॉन की संख्या भी। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालें, तो इसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें से 11 को घटा दें तो 12 बचेगा, इसलिए न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी 12। एक और समझा दे रहे हैं 6C12 कार्बन परमाणु ले लिया है, कार्बन परमाणु में क्रमांक कितना है 6, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या भी 6 और न्यूट्रॉन की संख्या कितना भी 12 में 6 को घटा देंगे तो कितना है 6, तो न्यूट्रॉन की संख्या 6। ऑक्सीजन परमाणु ले लिए तो 8 है, इसका क्रमांक कितना है 8, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, प्रोटॉन की संख्या 8 और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे देखेंगे, दोनों को घटा दो तो 16 में 8 घटाएंगे तो 8, तो न्यूट्रॉन की संख्या का। तो हमारे परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया। दूसरा वर्ड होता है परमाणु और आयन। परमाणु उदासीन होता है, तो जब तक इनमें ये परमाणु क्लोरीन परमाणु है, ये सोडियम परमाणु यह भी उदासीन है, अगर इनमें प्लस या माइनस आवेश आ जाए तब इसको परमाणु ना बोल के ये आयन कहलाते हैं। तो इसको सोडियम परमाणु बोलेंगे, इसको क्लोरीन परमाणु बोलेंगे, लेकिन इसको क्लोरीन ऋण आयन बोलेंगे, क्लोरीन ऋण आयन। इसको क्या बोलेंगे सोडियम धन आयन, धन लगा इसलिए धन आयन, ऋण लगा तो ऋण आयन। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, आयन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो धन आयन बनता है, क्योंकि देख इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होते हैं बराबर होते हैं, तब तक वो उदासीन रहता है परमाणु। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया निकल गया तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई बढ़ गई, अब प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई तो प्रोटॉन धन आवेशित होता है, तो क्या बन जाएगा धन आयन बन जाएगा। ऋण आयन कब बनता है, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, परमाणु पहले क्या था उदासीन था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है ऋण आवेश होता है, तो परमाणु भी क्या हो जाएगा ऋण आवेशित हो जाएगा, ठीक है, तो ऋण आयन। अच्छा तो अब आयन में एक चीज ध्यान देते हैं, इनके जब निकालते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया कितने इलेक्ट्रॉन त्यागा है। देख मैं अभी बोला हूं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋण आयन, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धन आयन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देंगे 11 23 और धन दे दिया तो एक धन दिया, कितना धन दिया है एक, तो हम इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन के कारण ये सब चीज होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या नहीं बदलेगी, केवल किसकी संख्या बदलेगी इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या क्यों नहीं बदलती, क्योंकि वो केंद्र में रहता है, प्रोटॉन तो निकल नहीं सकता, बस बाहर में कौन रहता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ही निकलता है, वो निकलता है इलेक्ट्रॉन। तो हमारा यहाँ पर आगे गया सोडियम 11 23 है, धन लगा है, धन लगा है मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 में एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो 10 हो गया, 11 था पर इलेक्ट्रॉन की संख्या लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो 10। अब प्रोटॉन की संख्या तो 11 रहेगा और न्यूट्रॉन की संख्या इन दोनों को घटा देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं होता। जैसे क्लोरीन में इसमें कौन सा आवेश लगा है ऋण, तो रियल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होना चाहिए 17, लेकिन उसमें एक ऋण लगा हुआ है मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो 17 और 1 क्या हो जाएगा 18। अब प्रोटॉन की संख्या तो वही रहेगी 17, न्यूट्रॉन की संख्या घटा के बोलेंगे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, जितना धन लगा है उतना ही घटाते हैं, जितना ऋण लगा उतना ही जोड़ते हैं। तो यहाँ पर एक धन लगा है तो एक घटाए थे, यहाँ एक ऋण लगा था तो एक जोड़े थे। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं मैग्नीशियम 12 Mg24, ठीक है, यहाँ कितना धन आवेश लगा है 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो 12 में कितना घटा देंगे 2, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10 और प्रोटॉन की संख्या तो 12 ही रहेगी और न्यूट्रॉन की संख्या फिर इसको घटा देंगे तो 12 ही रहेगा, 24 में 12 घटाओगे 12। जैसे इसको बोले 8 ऑक्सीजन 16 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या देखते हैं इसमें कितना ऋण लगा है 2 ऋण लगा है तो हम लोग 2 जोड़ देंगे, ठीक है, तो 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10, ठीक है, और यहाँ प्रोटॉन की संख्या तो 8 ही होगी, क्रमांक जितना वही, और इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या इन दोनों में घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी 8 हो जाएगा। अच्छा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को बताना, हमारा क्लास वाइज पर डे इन लोग केमिस्ट्री के क्लास वाइज लगेगा, ठीक है।